हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स देख रहे हैं तो चैप्टर 1 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि आपका क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, तो बच्चे जो भी वस्तुएं आपके आसपास हैं, आपकी नोटबुक, आपकी बुक, आपका पेन, पेंसिल, बैग, जिस डेस्क पे आपने बुक्स रखी है, टेबल पे, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, ये सभी आपका पदार्थ की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें द्रव्यमान है और ये स्थान भी घेर है, तो इसलिए ये क्या है, ये सारी पदार्थ। फिर हमने क्या कहा बच्चे कि पदार्थ की आपकी अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से हम 3 अवस्थाओं की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था की बात करेंगे। हमने क्या पढ़ा कि ठोस अवस्था एक अवस्था है पदार्थ की, एक द्रव अवस्था है, एक गैस अवस्था है। ठोस अवस्था के अपने कुछ गुण हैं, जहां पर हम ठोस अवस्था को पढ़ने वाले हैं, आकार आयतन निश्चित है उसका, वहीं पर संपीडिता नगण्य है, उसको कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होता, और एक उसमें एक दृढ़ता है, रिजिड स्ट्रक्चर है उसका, वो अपने शेप को रिटेन करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने। गैस के अलावा हमने द्रव अवस्था की बात की, तो द्रव अवस्था में हम कहते हैं कि जो पदार्थ होता है आपका, वो जिस भी बर्तन में डाला जाएगा उसका आकार ग्रहण कर लेगा, उसका आयतन लेकिन निश्चित हो। ठीक है, इसके अलावा आप कहते हैं कि यहाँ पर इनमें तरलता का गुण है, यानी कि ये बहते हैं, और बहते कैसे हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते। क्लियर है? ये आपकी द्रव अवस्था थी। इसके अलावा आपने गैसीय अवस्था की बात की कि गैसीय अवस्था में पदार्थ आपका कैसा होगा, तो आप कहते हैं आकार आयतन निश्चित होगा, लेकिन ये आकार आयतन अनिश्चित होगा, यानी कि जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसका पूरा आकार ग्रहण करेगा और पूरा ही आयतन भी ग्रहण करेगा। ठीक है, यानी आपने कितनी भी गैस ली है अमाउंट में, वो आपने अगर एक 50 ml के बॉक्स में डाला है तो वो उसका पूरा आयतन ग्रहण करेगा, आकार उसी का लेगा। उसके बाद अगर आपने उसको 500 ml के किसी डिब्बे में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया, कंटेनर में डाल दिया, तो वो उसका भी पूरा आयतन ग्रहण करेगा। ठीक है, इसके अलावा बहने का गुण गैसों में होता है, लेकिन ये सभी डायरेक्शन में बहती हैं, सभी डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं। ओके, सभी दिशाओं में इनका बहना होता है। विस्तरण इनका सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेजी से विस्तृत होती हैं गैसें आपकी। इसमें हमने अंतर देखे थे आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में अंतर है। एक साइड हमने प्रॉपर्टीज लिखी कि गुण क्या क्या होंगे और वो गुण किस अकॉर्डिंग बदलेंगे, ठोस में, द्रव में और गैस में, ये हमने पढ़ लिया था। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात की थी, पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है, जहां पर हमने बोला भौतिक प्रकृति यानी कि भौतिक गुण। भौतिक चीज से क्या समझते हैं, जो वास्तविक है, यानी कि जो आपको दिख रहा है, जिसको आप फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, भौतिक वो। अगर मैं कहूं इसके भौतिक गुणों की बात करूं, ये पेन है आपका, तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि ये कैसा है, ये आपका दिखने में व्हाइट है, तो कलर की बात करेंगे। आपने इसको टच किया तो इसकी दृढ़ता की बात आ गई कि स्टेट कौन सी होगी, अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, कौन सी अवस्था। ठीक है, तो अवस्था की बात करेंगे। आपने इसको थोड़ा टेम्परेचर दिया, इसको पिघला लिया, वहां पर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, यानी गलन का अंक, गलना। इसको आपने, अगर ये पिघल गया पूरा पेन आपका, द्रव अवस्था में आ गया, फिर आपने उस द्रव को क्या किया, आपने उसको और टेम्परेचर दिया, गर्म किया, वो उबलने लगा, उसकी वेपर्स बनने लगी, तो आपने बॉइलिंग पॉइंट की बात, यानी उसका क्वथनांक कितना होगा। समझ रहे हैं? तो भौतिक प्रकृति में आप, इसके अलावा आप इसकी स्मेल लेंगे कि इसमें स्मेल किस प्रकार की है, गंध किस प्रकार की है, तो ये सारा आपका किस में आता है, भौतिक गुणों में आता है। क्लियर है? इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, हमने कहा ये जो पेन है, या आपके पास जो आपकी पेन है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। समझ रहे हैं? तो उन छोटे कणों में क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो कण जो होते हैं, जो इस पेन के छोटे छोटे कण होंगे जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है, वो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी उनके बीच में एक बल कार्य कर रहा है, जो एक दूसरे को मजबूती से बांधे रखने का प्रयास करता है, उसको अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। दूसरा, दो अगर कोई कण है, इसमें कितने भी कण हो सकते हैं, हम दो कणों को लेकर चल रहे हैं, दो कणों के बीच में कुछ स्थान भी हो। समझ रहे हैं? यानी कि उन कणों के, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। क्लियर है?
अब ये डिपेंड करता है उसकी फिजिकल स्टेट पे, यानी कि भौतिक अवस्था में ठोस होगी तो वो अंतरा आणविक स्थान बहुत कम हो जाता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था। हमने ठोस की बात की तो ये कण है, इन कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना कण है, इतना कम है। द्रव अवस्था की बात की तो वो कणों के बीच में स्थान, आपको ये खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान ये थोड़ा बढ़ गया है ठोस की अपेक्षा। और गैसीय अवस्था में वो जो कणों के बीच में स्थान होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके विपरीत ठीक आकर्षण बल चलता है, यहाँ पर स्थान ज्यादा है तो आकर्षण का बल कम हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्थान गैस की अपेक्षा कम है तो आकर्षण का बल अधिक होगा, लेकिन ठोस की अपेक्षा कैसा होगा, कम होगा। और ठोसों में आपका आकर्षण का बल सबसे अधिक होता है, लेकिन रिक्त स्थान सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो इतना सब हमने यहाँ पर पढ़ा था। पार्टिकल के प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, गुणों की। तो यहाँ पर आपने बोला आकर्षण का बल है कणों के मध्य, दूसरा स्थान है वहां पर, और तीसरा क्या है, ये जो कण हमने अभी देखे ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, यानी लगातार गति की अवस्था में है। और ये भी आपका निर्भर करता है किसमें, कि पदार्थ की अवस्था क्या है, उस अवस्था के आधार पर आप बताते हैं कि पदार्थ में जो मूवमेंट है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कणों में एक गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और वो मूवमेंट डिपेंड करता है उनका फिजिकल स्टेट पे, यानी भौतिक अवस्था पे, कि गति किस हिसाब से होगी। ठोस होंगे तो वो जो गति होगी बहुत कम होगी, नगण्य होगी। वहीं पर लिक्विड स्टेट आने पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, पार्टिकल्स की गति ऊर्जा बढ़ गई है, तो वहां पर मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, और गैसीय अवस्था में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, यानी आप बोलते हैं कण कहीं भी इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके कण मूव कर रहे होते, ये ठोस अवस्था में है, इसके कण मूव कर रहे होते तो इसकी इतनी दृढ़ संरचना नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें खुद में भी मूवमेंट है, तो वो अपने स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बनाए नहीं रखेंगे। क्लियर है, द्रवों में है इसलिए उनका आकार में निश्चित नहीं हो पा रहा है, मूव कर रहे पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी है। वहीं गैसों में वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, इसलिए वो रैंडमली कहीं भी आ जा रहे हैं, घूम रहे। ओके, चलिए इतना हमने पढ़ लिया था। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कणों के मध्य स्थान है जिसको हम अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। और मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, ये हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं, कण हमेशा गति की अवस्था में रहेगा। और तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। ओके, डिफ्यूजन की बात की थी, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि पानी है आपके पास, सपोज पानी में आपने इंक डाली, और आप धीरे धीरे क्या देखते हैं अलग अलग स्टेजेस में, कि पानी में आपके इंक ने यानी स्याही ने फैलना शुरू कर दिया। तो जो फैलने की घटना हो रही है उसी को मिश्रण क्या कहा जाता है, आपका डिफ्यूजन, विसरण कहा जाता है। समझ रहे हैं, विसरण यानी सामान्य भाषा में फैलना। और फैल कौन रहा है, आपका इंक पानी में फैल रही है। तो इंक क्या है, पदार्थ, और पानी भी आपका क्या है, पदार्थ। तो आप बोल सकते हैं जब भी कोई पदार्थ आपस में मिश्रित होते हैं या एक दूसरे में मिश्रित होते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। और जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और आपका विसरण तेजी से होने लगता है। समझ रहे हैं, विसरण का एक्चुअल मीनिंग है क्या। जब हमने कहा ये पानी है तो यहाँ पानी के कण रहे होंगे आपके, ये पानी के कण है। सपोज हमने क्या पढ़ा है, पदार्थ के कणों के बीच में स्थान है, खाली स्थान दिख रहा है आपको कणों के मध्य। उस खाली स्थान को कौन घेर लेता है, ये इंक के जो पार्टिकल्स होंगे, अब स्याही पदार्थ है उसमें भी कण होंगे, उसके कण इन कणों के मध्य बैठ जाएंगे। समझ रहे हैं, तो वो जो इंक के क्या है, यानी स्याही के जो पार्टिकल्स हैं वो इन रिक्त स्थानों में फैल गए, या उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया है, ऐसा आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे पानी में इंक समान रूप से फैल गई है। थोड़ा समय लगेगा और यही समय कम हो जाएगा अगर इन मॉलिक्यूल्स की, इन पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा कब बढ़ेगी, जब आप इसको तापमान देंगे, यानी गर्म करेंगे। आपने पानी को गर्म किया तो ये जो पानी के कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी इनमें तेजी से मूवमेंट होने लगेगा। अब तेजी से मूवमेंट होगा तो जल्दी से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है ना, जब आप क्या करते हो, पानी में चीनी डालते हैं आप, अगर आपने ऐसी छोड़ दी तो वो ऐसी पड़ी रहेगी, बहुत देर से घुलेगी। लेकिन आप उसको जब स्पून से घोलते हैं तो वो जल्दी मिक्स हो जाती है। तो क्यों, क्योंकि एक तो उनमें क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है एक प्रकार का, और दूसरा क्या होता है, आप बोल सकते हो कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मूवमेंट बढ़ रहा है पार्टिकल्स में, जिसके कारण वो जल्दी से मिक्स हो जाए।
क्लियर। तो इसी प्रकार से आपने क्या किया, आपने पानी को गर्म कर दिया, एक पदार्थ को गर्म किया है आपने या दूसरे पदार्थ को आप गर्म कर रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है, विसरण जल्दी से हो रहा है, फैलने की घटना जल्दी से हो रही है। तो ये हमने विसरण के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज के सेशन में बात करेंगे एक नए और टॉपिक की, जहां पर आपने मैटर की अवस्थाओं को परिवर्तित होते हुए देखा था। तो आपने क्या कहा था कि मैम हमने बर्फ को पानी में बदलते देखा है और पानी का हमने फिर भाप बनते हुए देखा है। तो बर्फ पानी में कब पिघलती है, पानी कब बनती है, जब बर्फ का तापमान बढ़ेगा, उसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ रहे हैं, यानी जब वो फ्रीजर में थी तब तो वहां कम तापमान था, तो वहां ठंडा था, तापमान कम का मतलब ठंडी ज्यादा थी वहां पर। ठीक है, तो ठंडक वहां पर ज्यादा थी, तो आपने क्या किया, फ्रीजर से उसको बाहर निकाल लिया। बाहर का तापमान ज्यादा है, यानी कि आपने तापमान बढ़ाया, हीट दी उसको, ऊष्मा दी। तापमान बढ़ने का मतलब है ऊष्मा दे, तो आपने ऊष्मा दी, बर्फ को ऊष्मा मिली, वो धीरे धीरे पिघलने लगी, गर्मी मिलने से वो पिघलने लग गया। तो पिघलने से क्या मतलब है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो ठोस आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, ये सॉलिड है, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ बाय हीटिंग। यानी कि आप क्या कह सकते हो, तापमान बढ़ाने से कोई भी ठोस आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। वहीं पर आप क्या करते हैं, अब आपके पास पानी आ गया है, उस पानी को आपने क्या करना है, गर्म करना है, टेम्परेचर देना है, धीरे धीरे पानी गर्म होगा, उसके बाद वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा, उबलना शुरू करेगा, फिर उससे भाप बननी शुरू होगी। तो अब क्या हो रहा है, अब लिक्विड आपका गैसीय स्टेट में जाएगा। जो पानी था, जो द्रव अवस्था में था, वो आपका गैसीय अवस्था में जा रहा है। वो भी किस कारण से जा रहा है, तापमान बढ़ाने। यही आप सेम तापमान घटाएंगे तब क्या होगा, आपने गैस का स्टीम जो है या वेपर जिसे आप कहते हैं, उनका तापमान कम कर दिया। तापमान कम करने से आप क्या देखते हैं कि वो वापस पानी में बदल गई भाप आपकी। क्लियर। और फिर आप क्या कहते हैं कि वही पानी को अगर आपने फ्रीजर में रख दिया, यानी तापमान और कम कर दिया, तो वो फिर बर्फ बदल जाएगी, यानी ठोस अवस्था में आ जाएगी। तो तापमान घटाने से और तापमान बढ़ाने से क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो आपका टॉपिक क्या है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, तापमान के इफेक्ट से, यानी तापमान के प्रभाव से बदलता है। वहीं पर दाब के, यानी प्रेशर अप्लाई करने से और रिलीज करने से भी तापमान अपना क्या करता, कोई भी पदार्थ अपना अवस्था बदलता है। तो दाब का प्रभाव कब देखा है आपने, जब पानी उबल रहा होता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, तो ढक्कन यानी कि आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वहां पर, तो जो स्टीम बन रही थी, जो भाप बन रही थी, वो वहां पर उस ढक्कन से टकराएंगी और वहां पर आपको ढक्कन में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, यानी पानी की बूंदें दिखती है। तो वो पानी की बूंदें कहां से आई, जो पानी भाप बन चुका था, गैसीय अवस्था में चला गया था, उस गैस पर आपने जब दाब बनाया, ढक्कन रखा, तो फिर वो गैस से वापस द्रव अवस्था में पानी बना। क्लियर है। उस पानी को आप और प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके पार्टिकल्स को और पास पास ले आएंगे, अभी दूर दूर है पार्टिकल, ये पानी की अवस्था है, जो पानी के रूप में आपको जल मिलेगा, इनको आप और पास ले आओगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। तो ये कौन सी अवस्था है, ये सॉलिड स्टेट है, यानी कि ठोस अवस्था। तो इस प्रकार से आप दाब का प्रभाव भी वहां पर देखते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ओके, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दबाव डालने से, यानी दाब बढ़ाने से, पदार्थ के कणों के बीच का अंतर कणीय स्थान या अंतर आणविक स्थान जिसे आप कहते हैं, वो कम हो जाता है। इस प्रकार दबाव डालकर और तापमान कम करके हम एक ठोस को तरल या द्रव में और एक द्रव को गैस में बदल सकते हैं। ओके, बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटरपार्टिकल spaces between particles of matter decreases. Thus, by applying pressure and reducing temperature, we can convert a solid to liquid and a liquid to gas. Okay, तो जल्दी से ऐसे नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका इफेक्ट, प्रभाव देखा आपने पदार्थ पर कि तापमान बढ़ाने से क्या होगा, तापमान कम करने से क्या होगा। ठीक है, तो हमने कहा तापमान बढ़ाने से आपका ठोस द्रव में, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाती है। सेम आप उल्टा चलेंगे, अगर तापमान कम कर देंगे, वैसे ही दाब बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो गैस होगी वो द्रव में और द्रव आपका ठोस में बदल जाएगी, जबकि इसका ठीक विपरीत होगा जब आप दाब घटाएंगे। ठीक है, चलिए, और क्या क्या घटनाएं होती हैं जब आप ठोस से द्रव में बदलने की बात कर रहे हैं। तो वहां पर आप क्या देखते हैं, अवस्था परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं, कोई भी चीज गल रही, सामान्य भाषा, तो वो जब गलती है तो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है,
या फिर एक टेम्परेचर की रेंज होती है जिसके मध्य वो क्या करती है, पिघलना शुरू करती है। जैसे अगर आपका बर्फ है वो पिघलेगा तो आप तापमान नोट करोगे कि कितने डिग्री सेल्सियस हो, डिग्री सेल्सियस ही हम नॉर्मल टेम्परेचर का लेते हैं पैमाना, तो आप कहेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघल रही है, तो उसका कोई ना कोई निश्चित तापक्रम होगा जहां पर आपकी बर्फ जो है वो पूर्ण रूप से पानी में बदल। क्लियर? तो उस पॉइंट को, क्योंकि वहां पर गल रही है आपकी कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो गलन का अंक कहा जाता है। किसको? उस तापमान को। क्या कहा मैंने? जिस तापमान पर आपका ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, गल रहा है, तो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को, यानी कि उस पर्टिकुलर यानी निश्चित तापमान को, तापक्रम को क्या कहा जाता है? गलन का अंक यानी कि गलनांक कहा जाता है। इंग्लिश में आप मेल्ट होना कहते हो तो मेल्टिंग पॉइंट उसे कहा जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट है क्या, या गलनांक क्या है? एक तापमान है। समझ रहे हैं? एक तापमान है। जैसे हमें फीवर आता है, तो फीवर आता है तो डॉक्टर में थर्मोमीटर लगाता है। थर्मोमीटर में क्या करता है? तापमान चेक करता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का, कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर गया है, दैट मीन्स कि हमें फीवर है। क्लियर? तो वो फिर उस थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट करके हमें बताता है कि आपको इतना फीवर है। ओके, तो उसी प्रकार से हम क्या कह रहे हैं कि पानी जब बन रहा है बर्फ, तो बर्फ का भी अपना एक तापमान है। क्लियर? सपोज बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -10 डिग्री यानी 0 से कम है। धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ाएंगे, तो माइनस में बढ़ने का मतलब क्या है? वैल्यू का घटना। -10 क्या होगा? कम तापमान होगा एज कंपेयर टू -9, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ये गर्मी की तरफ हम ले जा रहे हैं। फिर क्या होता है? और तापमान देंगे तो -9 के बाद 8, 7, गर्म कर रहे हो आप बर्फ को धीरे धीरे, 6, फिर 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, ये सब माइनस में। ओके, एंड देन आपका आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? इस 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, यहां पर जाकर जब आप उसको हीट देते रहेंगे, किसको? आपने तो आपने गैस में या कहीं पर भी आपने क्या कर दिया है? उसको ऊष्मा दे रहे हैं। किसको? बर्फ को। बर्फ का तापमान बढ़ा रहे हैं, तो तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे। 10 से 9 हुआ, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 माइनस में, तो -1 के बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर जब तापमान पहुंचा, तो आप उसको हीट दिए जा रहे हो और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी इस बर्फ ने पिघलना शुरू कर दी। धीरे धीरे वो बर्फ जो है पानी में बदलने लगी। अब आप हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन तापमान आपका स्थिर है 0 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं? तापमान क्या हो गया है? रुक गया है। जबकि इससे पहले क्या हो रहा था? तापमान दे रहे थे तो तापमान बढ़ रहा था, मतलब ऊष्मा दे रहे थे आप, सपोज आपने गैस में रखा है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपका क्या हो रहा था? तापमान भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे समय के साथ साथ आग लगा रहे थे आप सपोज, तो वैसे वैसे क्या हो रहा था? आपका तापमान भी बढ़ रहा था थर्मोमीटर। क्लियर? लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर समय भी बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, साथ साथ आप ऊष्मा और दिए जा रहे हो, लेकिन तापमान रुक गया थर्मोमीटर पे 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं पर आप स्थिति क्या देखते हैं कि अब बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया, और ये तापमान तब तक स्थिर रहेगा जब तक आपकी पूरी बर्फ पिघल नहीं। समझ रहे हैं? तो उस 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पदार्थ की 2 अवस्थाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? उस 0 डिग्री सेल्सियस में जल आपको पानी के रूप में भी मिलता है जो पिघल चुका है, और बर्फ के रूप में भी मिलता है जो ठोस अवस्था में। क्लियर? इतना समझ गए? और 0 डिग्री सेल्सियस में आप बोलोगे कि मैम जो ऊष्मा थी, जब हम पहले ऊष्मा दे रहे थे, यानी आपने आग जलाई थी या बर्नर पे आपने उस वेसल को रखा था जिसमें आपने क्या रखा है? बर्फ। सपोज किसी बर्तन में आपने बर्फ रखा है, उसको आपने गैस पे रख दिया, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब भी हम ऊष्मा पहले दे रहे थे, तो ऊष्मा देने पर ताप बढ़ रहा था। ये आपको दिख रहा था ताप बढ़ते हुए यहाँ पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो? 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने ऊष्मा दी, लेकिन उस ऊष्मा से ताप तो नहीं बढ़ा, वो तो 0 डिग्री ही रहा स्थिर। तो उस टाइम पर वो ऊष्मा कहाँ गई? तो ऊष्मा जो है बच्चे वो कहाँ गई? वो अवस्था परिवर्तन में चली गई।
अवस्था परिवर्तन यानी उस बर्फ को पिघलाने के लिए यूज हो गए, ठीक है, जिसको आप बाद में गलन की गुप्त ऊष्मा से भी समझ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा मेल्टिंग पॉइंट है क्या, हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट को समझ रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया पानी का हमने एग्जांपल लिया, तो जहां पर भी आपका कोई भी जो ठोस होगा, अब जैसे ये पेन है, ये एक ठोस है, मैं इसको आग के संपर्क में ले जाऊंगी, ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन कुछ देर बाद पिघलना तो शुरू कर ही देगा, तो फिर हम वो तापमान नोट करेंगे जहां पर इसने पिघलना शुरू किया। अब वो एक रेंज हो सकती है टेम्परेचर की, यानी कि सपोज इसने 50 to 60 के बीच में पिघला है पूरा, 50 to 60 चला, तो वो रेंज हो गई, तो वो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होगी। तो दो प्रकार के मेल्टिंग पॉइंट आएंगे, एक फिक्स जहां पर आपका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक क्या हो सकता है, सपोज इस पेन के लिए जब मैं कह रही हूं कि आपने देखा कि मैम 50 डिग्री सेल्सियस से पेन ने आपका पिघलना शुरू किया और कहां तक गया, 60 डिग्री सेल्सियस तक ये पिघलता ही रहा, तो ये रेंज आ गई, यानी कि परास जिसे आप कहते हो। एक आप कहते हो कि मैम मेरे 80 मार्क्स आए हैं पेपर में, एग्जाम में, जब मैंने एग्जाम दिया था 8th का, तो मेरे 80 मार्क्स आए थे। एक आप क्या कहते हो, एक आप कहते हो कि मैंने एग्जाम दिया है और मेरे 80 to 85 आएंगे, तो 80 to 85 क्या है, रेंज, यानी 80 और 85 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 80 भी आ सकते हैं, 81, 2, 3, 4 और 5 भी आ सकते हैं। लेकिन जब आपने कहा कि मैम मेरे एग्जैक्ट 80 आए हैं, दैट मीन आपने क्या करा है, पर्टिकुलर स्पेसिफाई किया है सब्जेक्ट को और उसके साथ कि कितने मार्क्स आए। तो वैसे ही पानी का पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर कुछ कुछ ठोस ऐसे हो सकते हैं जिनका एक रेंज होगा मेल्टिंग पॉइंट का। क्लियर है? तो सिंपल मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्ट यानी पिघलना, गलना, तो गलन का अंक यानी एक तापमान है जिस तापमान पर कोई भी ठोस जो है, वो बर्फ है, पानी में बदल रहा है, ये कलम पिघल करके पूरा प्लास्टिक हो गई, या आपका लोहा पिघल रहा है, सोना पिघलती तो है ना चीजें, सोना पिघल रहा है, तो जो भी पदार्थ आपका जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर या टेम्परेचर रेंज में अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है, यानी कि वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस तापमान को उसका क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो क्या लिखा गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका निकालोगे, सॉलिड का। भाई पिघलेगी कौन सी चीज, ठोस ही तो पिघलेगी, द्रव तो पहले से ही पिघल रखी है, तो ठोस कोई भी पिघलेगा, तो उस ठोस का होगा मेल्टिंग पॉइंट। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। और मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, इनसे सिंपल मतलब है टेम्परेचर यानी कि तापमान। क्लियर, कि तापमान की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, जहां पर क्या हो रहा है आपका बच्चे, जहां पर आपका ठोस पिघल करके, मेल्ट होकर के बिकम लिक्विड, द्रव में बदल रहा है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर। ओके, इसके बाद एट मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेजेस दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। क्या कहा जा रहा है, यहां पर आपका द्रव अवस्था और ठोस अवस्था साम्य अवस्था में होती है, दोनों ही अवस्थाएं, यानी कि पदार्थ आपको इस फिक्स टेम्परेचर पर, मैंने आपको क्या बोला, 0 डिग्री सेल्सियस में आपको जल पानी के रूप में भी दिखेगा और बर्फ के रूप में भी दिखेगा। तो उसी प्रकार जो भी सब जो 50 to 60 रेंज बोल रहे हैं, तो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आपको ये पेन इसी ठोस अवस्था में भी दिखेगी, इसके अलावा कुछ जो पार्ट इसका पिघल गया होगा तो वो द्रव अवस्था में भी दिखेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में आपकी दोनों अवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं, ठोस भी और द्रव भी। क्लियर? तो गलनांक, किसी ठोस के गलनांक को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघल कर तरल बन जाता है या द्रव बन जाता है। गलनांक पर ये दो चरण यानी कि अवस्थाएं, यानी ठोस और तरल संतुलन में होते हैं या साम्यावस्था में होते हैं, यानी इस बिंदु पर, बिंदु यानी कि वो तापमान पर ठोस अवस्था और तरल अवस्था दोनों एक साथ मौजूद होती है या पाई जाती है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। इसी प्रकार आप किसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब आपने क्या कहा, बर्फ से पानी बन गया है, उस पानी को आप उबालेंगे, फिर आपका क्या होगा, वहां पर व्यवस्था परिवर्तन देखने को मिलेगी। बर्फ पानी में बदला, तब आपने मेल्टिंग पॉइंट नोट किया। जब पानी भाप में बदलेगा तब आप कौन सा पॉइंट नोट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइल होने के बाद
उबलने के बाद ही आपकी अवस्था परिवर्तन होगी और पानी आपका जो है वो भाप में बने। क्लियर? तो इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, फिर ऐसा टेम्परेचर हो गया, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर कोई भी द्रव आपका वाष्प अवस्था में बदलता है, और आप क्या कहते हैं, ये सब वायुमंडलीय दाब और वहां पर वेपर प्रेशर के दोनों को आपको देख करके फिर आप दोनों इक्वल होते हैं, तब आप ये पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है? So, what is boiling point? The boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. तो वाटर के लिए हम 100 डिग्री सेल्सियस देखते हैं, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको क्वथनांक कहा जाता है, और इस टेम्परेचर पे भी आप क्या कहेंगे, आपको पानी में भी जो जल है वो पानी के रूप में यानी द्रवावस्था में भी दिखेगा और भाप के रूप में भी दिखता है यानी कि गैसीय अवस्था। क्लियर? तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने तापमान और दाब का प्रभाव देखा कि पदार्थ की अवस्था किस प्रकार बदलेगी, क्वथनांक की हमने यहाँ पर बात की, साथ ही आपका गलनांक की बात की। तो यहाँ तक आपको अच्छे से अपने चैप्टर को तैयार करना है। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।